हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा स्थिर विद्युतिकी क्या होती है, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश का मात्रक तथा विमा, ये सब बातें हमने पढ़ ली थी लेक्चर फर्स्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर सेकंड के अंदर आज हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की अर्थात उसे आवेश प्रदान करने की तीन विधियां होती है। कितनी विधियां होती हैं? तीन विधियां हैं। फर्स्ट है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरी विधि आपकी है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तीन विधियां हैं। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण का मतलब क्या होता है? घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हैं, जब दो निरावेशित वस्तुओं को, निरावेशित वस्तु का मतलब है ऐसी वस्तु जिस पर पहले से आवेश नहीं है। ठीक है, जब दो निरावेशित वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। समझ में आया कि हमारे पास दो निरावेशित वस्तुएं, ठीक है, एक वस्तु हमारे पास ये है जो क्या है, निरावेशित है, अनचार्ज्ड है। ठीक, एक वस्तु ये है हमारे पास निरावेशित, दूसरी वस्तु है हमारे पास जो क्या है, निरावेशित है। ठीक, ये भी क्या है, ये भी अनचार्ज्ड है अर्थात निरावेशित है। ठीक है, अब जब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे पर रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने पर एक वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। समझ में आया कि जब दो निरावेशित वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को क्या कहा जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। समझ में आया। रगड़ने से क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वो वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती। ये हो गया घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि आपकी है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इस विधि के अंदर क्या होता है, चार्ज है वो चालन के द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंचते हैं। ठीक है, इस विधि के अंदर क्या होता है, जब किसी निरावेशित वस्तु के पास, ऐसी वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं है वो क्या है, निरावेशित वस्तु, तो जब किसी निरावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश निरावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात निरावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। देखो समझते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारे पास कोई निरावेशित वस्तु है, निरावेशित बॉल है। ठीक, क्या है ये, निरावेशित वस्तु है। ठीक है, जिस पर पहले से कोई आवेश नहीं है। ठीक, जब इस वस्तु के पास जो निरावेशित है किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है और दोनों को संपर्क में लाया जाता है, ये क्या है, कोई आवेशित वस्तु है। क्या है भाई, ये हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है। ठीक है, जिस पर पहले से क्या है, आवेश उपस्थित है। ठीक है,
तो जब किसी निरावेशित वस्तु के संपर्क में किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश निरावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। क्या होता है? आवेशित वस्तु का कुछ आवेश निरावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। कब? जब दोनों को संपर्क में लाया जाता है। इससे क्या होता है? निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। निरावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है? चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है। जब दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर। किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर। इलेक्ट्रॉनों का ये स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान नहीं हो जाता। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कब तक होगा? जब तक दोनों वस्तुओं का विभव है समान नहीं हो जाता। ये आपका हो गया चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि आती है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जब किसी निरावेशित वस्तु के पास, ऐसी वस्तु जो निरावेशित है, पहले से उस पर आवेश नहीं है, उस निरावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो जो निरावेशित वस्तु है उसकी एक सतह धनावेशित तथा दूसरी सतह ऋण आवेशित हो जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। देखिए, समझते हैं इसको। ये हमारे पास कोई निरावेशित वस्तु है। क्या है भाई? निरावेशित वस्तु है, अनचार्ज्ड बॉडी है, निरावेशित वस्तु है। ठीक है। जब इस निरावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है, ये क्या है? आवेशित वस्तु है। ठीक। जब निरावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो क्या होता है? जो निरावेशित वस्तु थी उसकी एक सतह धनावेशित तथा दूसरी सतह ऋण आवेशित हो जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है। क्या किया है इसमें हमने? जब किसी निरावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं तो निरावेशित वस्तु की एक सतह धनावेशित तथा दूसरी सतह ऋण आवेशित हो जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। इस विधि में यह इंपॉर्टेंट है कि दोनों वस्तुओं को केवल पास में लाया जाता है, स्पर्श नहीं करवाया जाता। ठीक है। तो प्रेरण के अंदर दोनों वस्तुओं को स्पर्श करवाना आवश्यक नहीं है। क्या किया जाता है? केवल आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के पास लाया जाता है। इससे क्या होता है? निरावेशित वस्तु की एक सतह धनावेशित हो जाती है और दूसरी सतह क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ये आपकी हो गई आवेशन की विधियां। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आवेश अदिश राशि है या सदिश राशि। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अर्थात आवेश को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आवेश है वो एक अदिश राशि है, अर्थात स्केलर क्वांटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल, समान प्रकृति के आवेशों का मतलब है एक जैसे आवेश। समान प्रकृति के आवेश का मतलब क्या है? एक जैसे आवेश। अर्थात यदि प्लस तथा प्लस ये दोनों आवेश हो गए समान प्रकृति के आवेश, तो यदि प्लस और प्लस के बीच में कैसा बल कार्य करेगा?
प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसी प्रकार से यदि दोनों आवेश माइनस हो, दोनों ऋणात्मक आवेश हो, तो ये दोनों भी क्या हो गए? समान प्रकृति के आवेश हो गए। और समान प्रकृति के आवेशों में क्या कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए यदि दोनों माइनस हैं, दोनों ऋणात्मक आवेश हैं, तो भी क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या कार्य करता है? आकर्षण बल। विपरीत प्रकृति का मतलब क्या है? अपोजिट नेचर। एक प्लस तथा दूसरा माइनस, एक धनात्मक आवेश है और दूसरा ऋणात्मक आवेश है, तो ये दोनों हो गए विपरीत प्रकृति के, अपोजिट नेचर के। तो इनके मध्य हमेशा कार्य करता है आकर्षण बल। क्या कार्य करता है? हमेशा आकर्षण बल। ठीक है, इसी प्रकार ये माइनस हो तथा ये प्लस हो, तो भी दोनों क्या हैं? विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा क्या कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आवेश की थर्ड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट देखो, आवेश है। आवेश की दो स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है आवेश स्थिर हो या फिर हो सकता है गतिशील हो। ठीक है, तो आवेश की दो स्थितियां हो सकती हैं। फर्स्ट हो सकता है कि आवेश स्थिर हो और सेकंड हो सकता है कि आवेश कैसा हो? गतिमान हो या फिर गतिशील हो। ठीक है, यदि आवेश गतिशील है तो पुनः दो संभावनाएं हैं। हो सकता है स्थिर वेग या नियत वेग से गतिशील हो। क्या हो सकता है नियत वेग से गतिशील हो, और हो सकता है नियत वेग से गतिशील हो, या फिर हो सकता है त्वरित वेग से गतिशील हो। अर्थात आवेश का जो वेग है वो समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है त्वरित वेग से गतिशील हो, त्वरित वेग से गतिशील हो। ठीक है, यदि आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि आवेश गतिशील है तथा नियत वेग से गतिशील है, तो क्या होगा? नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र तथा साथ में क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और साथ में क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी है जब आवेश त्वरित वेग से गतिशील हो, तो त्वरित वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और साथ में ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, वो साथ में क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, नियत वेग से गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और यदि आवेश त्वरित वेग से गतिशील है
तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ में ऊर्जा मुक्त करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ऊर्जा भी मुक्त करेगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आवेश की कि आवेश एक निश्चल राशि है। आवेश की फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आवेश एक निश्चल राशि है। क्या है? इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इनवेरिएंट क्वांटिटी। ठीक है। आवेश क्या है? एक निश्चल राशि है। निश्चल का मतलब क्या होता है? यदि कोई भौतिक राशि स्थिर तथा गतिशील दोनों निर्देश तंत्र में समान रूप से प्रक्षेपित होती है। ठीक है। जितनी स्थिर निर्देश फ्रेम में प्रक्षेपित होती है उतनी ही किसी गतिशील निर्देश तंत्र में यदि प्रक्षेपित होती है तो वह भौतिक राशि कहलाती है निश्चल राशि। ठीक है। आवेश भी क्या है? एक निश्चल राशि है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है। अर्थात यदि आवेश को हम किसी स्थिर निर्देश तंत्र में मापते हैं तो भी उतना ही प्राप्त होता है जितना कि गतिशील निर्देश तंत्र में मापने पर प्राप्त होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि आवेश Q से लिखते हैं आवेश को Q विराम अवस्था इक्वल टू विराम अवस्था इक्वल टू होता है Q गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था। ठीक है। ये क्या है? आवेश की फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई कि आवेश एक निश्चल राशि है। अर्थात Q विराम अवस्था इक्वल टू हो गया Q गतिशील अवस्था। ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल निखिल सर क्वांटम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।